हाँ बच्चों देखो, आज की क्लास में जो लास्ट एग्जाम्पल कराया था उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस था और क्वेश्चन में लिखवा नहीं पाया था। देखो, आज की क्लास में कराया हुआ लास्ट क्वेश्चन और दो और एग्जाम्पल हैं, इसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज रहा हूँ, तो ढंग से देख करके समझ करके इसको लिख देना। अगली क्लास में मैं इसकी आगे से स्टार्ट करूंगा। ठीक देखो, लास्ट वाला एग्जाम्पल पहले देख लेना। देखो, आज की क्लास में हमने एलआर चार्जिंग सर्किट को डिटेल में स्टडी किया, लेकिन आज की क्लास में अधिकतर हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें किसी भी जनरल टी समय पर धारा निकाली थी, और किसी भी जनरल टी समय पर धारा निकालने के लिए तो बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि किसी भी जनरल टी समय पर नहीं, अब कई बार हमको पूछा होता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद धारा कितनी होगी, और लंबे समय के बाद मतलब स्टेडी स्टेट पर धारा कितनी होगी ये पूछता है। और इसके लिए ज्यादा मैथमेटिकल नहीं, इसको तो हम लॉजिकली पढ़ कर सकते हैं, ठीक है। और वही क्लास में हमने क्लियरली पढ़ा था, है ना। तो देखो, क्लास में हमने क्लियरली पढ़ा था कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो इंडक्टर इतना जिद्दी होता है कि धारा को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। पढ़ा था, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो इंडक्टर इतना जिद्दी होता है कि धारा को ब्लॉक कर देता है। और हमको बताया कि स्टेडी स्टेट में ये इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल बंद कर देता है, मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिल्कुल जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करता है, या बोल सकते हैं कि भूतों के टाइप से गायब हो जाता है। बस इसी का एक लास्ट क्वेश्चन हमने क्लास में लिया था, इसको देख लेना। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि ईएमएफ की बैटरी आर आर के 3 प्रतिरोध हैं, और उसके समानांतर क्रम में एक ब्रांच में आर का प्रतिरोध और एल का इंडक्टर है। स्विच ऑफ था। अब चलो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच ऑन कर दिया है। बस सबसे पहले पूछा है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद बहने वाली धारा और स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर में उत्पन्न अपोजिंग ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। और सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, मतलब अब स्टेडी स्टेट आ गया है, तो स्टेडी स्टेट में प्रत्येक ब्रांच में धारा और इंडक्टर में संचित चुंबकीय ऊर्जा निकालनी है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ सिस्टमेटिकल लिख दिया है, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो देख लेना। वही हमको दे रखा है कि पूरा सर्किट है, अभी तक स्विच ऑन था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन किया है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, मतलब t टेंड्स टू 0 प्लस पर बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना है। तो बस अब इसका कंसेप्ट लगाते हैं। बस हमने अच्छे पढ़ा है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो इंडक्टर बहुत जिद्दी होता है, इतना जिद्दी होता है कि धारा को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देता है, इसलिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद जिस ब्रांच में इंडक्टर है केवल उसी ब्रांच में धारा ब्लॉक होगी। तो तुम बताओ कि इस बार इंडक्टर केवल इसी ब्रांच में है, इसलिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद केवल इसी ब्रांच में धारा ब्लॉक होगी। फिर बताओ किसी ब्रांच से धारा बह सकती है या नहीं, बह सकती है ना, बताओ। इस ब्रांच में इंडक्टर है, इसलिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद केवल इस ब्रांच में ही धारा ब्लॉक होगी। बाकी बताओ ये वाला जो रास्ता है ना, बताओ ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते में कोई इंडक्टर नहीं है, इसलिए इस रास्ते से धारा जरूर बहेगी। तो हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी धारा बहेगी, और कम से कम ये जो रेड वाला रास्ता है इस रास्ते से धारा जरूर बहेगी। और कितनी बहेगी, केवल इस रास्ते का नेट ईएमएफ अपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो इस रास्ते का ईएमएफ ई अपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध 3R। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी इस रास्ते धारा जरूर बहेगी और E/3R बहेगी। तो बताओ E/3R बहेगी,
तो E/3R धारा इधर प्रवेश भी करेगी ना। अब बताओ E/3R में से इस रास्ते से धारा कितनी जाएगी, बिल्कुल 9 के बराबर। यहाँ ब्लॉक है ना, इससे यहाँ तो धारा बिल्कुल 9 के बराबर जाएगी। तो होता है लगभग सारी की सारी E/3R धारा इससे ही गुजरेगी और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद प्रत्येक ब्रांच में धारा निकाली। इस रास्ते धारा E/3R और इस रास्ते से धारा लगभग 0, ये निकाल लिया। अब हमको पूछा है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर है ना, हमको पता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देता है। तो धारा को ब्लॉक करने के लिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस इंडक्टर को अपोजिंग ईएमएफ कितना उत्पन्न करना होगा वो देखना है। ठीक है ना, तो चलो इतना तो हमको अच्छे पता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देगा। मतलब इस ब्रांच पे इंडक्टर है तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच पे धारा ब्लॉक हो जाएगी, मतलब इस ब्रांच पे धारा लगभग 0 होगी। बताओ इस ब्रांच पे धारा लगभग 0 होगी, तो इस ब्रांच में जो प्रतिरोध है उसके अक्रॉस विभवांतर IR भी 0 होगा। मतलब ये प्रतिरोध बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब मान सकते हैं कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ये प्रतिरोध तो भूतों के टाइप से गायब हो जाएगा। देखना, इस प्रतिरोध को तो अदृश्य मान लेंगे। ठीक है ना। तो बस धारा को ब्लॉक करने के लिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर को अपोजिंग ईएमएफ कितना उत्पन्न करना होगा वो देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना मत, ऐसे क्वेश्चन को हम विभवांतर से करेंगे, है ना। तो बस तुम बताओ कि इंडक्टर वाली ब्रांच किसके समानांतर में है, इसके समानांतर में है। तो जो विभवांतर इसके अक्रॉस होगा वही विभवांतर इस वाली ब्रांच के अक्रॉस होगा। तो चलो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा वो देखना है। तो तब इस वाली ब्रांच में केवल R का प्रतिरोध है जिसमें धारा E/3R बह रही है। बताओ इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, IR। तो I तो इसमें बहने वाली धारा E/3R इंटू इसका प्रतिरोध R। तो इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, E/3। बस तुम आराम से बताओ कि इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E/3 है, तो उसके समानांतर इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी विभवांतर E/3 होगा, है ना। बोल सकते हैं इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E/3 है, तो उसके समानांतर इस ब्रांच के भी अक्रॉस विभवांतर E/3 होगा, जिसमें ये वाला भाग उच्च विभव पर और ये वाला भाग निम्न विभव पर। अब तुम स्मार्टली बताओ, है ना। तुम स्मार्टली बताओ कि इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E/3 है, उसके बावजूद भी इस वाली ब्रांच में धारा ब्लॉक हो रही है ना। तुम बताओ कि इस वाली ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर तो E/3 है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ब्रांच में धारा ब्लॉक हो रही है। तो बताओ इस ब्रांच में धारा ब्लॉक करने के लिए इस इंडक्टर को भी कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा, बिल्कुल E/3 के बराबर ही अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना पड़ेगा ताकि धारा ब्लॉक हो जाए। ठीक ना, बस बिल्कुल प्रैक्टिकल शब्दों में ये बोल सकते हैं इसके अक्रॉस E/3 तो इसके भी अक्रॉस E/3। इस ब्रांच के अक्रॉस E/3 विभवांतर है, लेकिन उसके बावजूद भी धारा ब्लॉक करनी है, तो उसके लिए इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा, E/3 के बराबर ही अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा ताकि सब आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, बस आंसर आ गया कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद धारा ब्लॉक करने के लिए इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा, बिल्कुल E/3 के बराबर। अब देखो जिसमें बुद्धि है वो तो इसी टाइप से करेगा, लेकिन कई लोग इतना नहीं सोच पाते हैं, कई लोग इंसानी मशीनी मानव होते हैं तो वो इतना नहीं सोच पाते हैं। तो अगर इतनी बुद्धि नहीं चले तो बस ज्यादा दिमाग में मत लगाना, किरचॉफ भगवान की शरण में चले आएंगे। ठीक, तो उसको करने का दूसरा तरीका ये है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा वो देखना है ना। तो चलो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर को ये ईएमएफ जितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा, और इसका मान निकालने के लिए बस किरचॉफ भगवान का नाम लेकर के किरचॉफ लूप लगा देंगे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे भी घूम सकते हैं, तो चलो मान लेते हैं ऐसे घूमते हैं,
और घूम फिर करके वापस वहीं पहुंच जाएंगे तो RHS में 0। स्टार्ट करते हैं। तो तुम बताओ कि सबसे पहले प्रतिरोध है तो विभवांतर IR, लेकिन धारा के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस IR, तो माइनस I की जगह E/3R इंटू R। फिर प्रतिरोध है तो विभवांतर IR, लेकिन इसमें धारा 0 है, I 0 है तो IR भी 0 होगा। अब बताओ इंडक्टर है और इसकी बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव सिरे में प्रवेश करें तो प्लस LdI/dt है, इसको EMF भी बोल देते हैं। और जहां से स्टार्ट हो वापस वहीं पहुंच गए तो RHS में 0। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी E/3, मतलब इंडक्टर में अपोजिंग EMF E/3 और प्लस E/3 आ रहा है, मतलब EMF की दिशा जैसी मानी थी वैसी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम लोग इंसानों से फीलिंग के टाइप से करोगे, ये किरचॉफ लूप की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कभी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो रिस्क मत लेना, किरचॉफ लूप का यूज कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद देख लिया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि अब लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, मतलब अब स्टेडी स्टेट आ गया है, जिसको मैथमेटिक्स में t टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलते हैं। तो लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। तो स्टेडी स्टेट में धारा कितनी बहेगी वो देखना है। तो तुम बताओ, इस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देता है, मतलब इंडक्टर वाली ब्रांच में धारा ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी धारा बहने लगेगी और स्टेडी स्टेट में अधिकतम धारा बह जाएगी। बस सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। तो बस अब स्टेडी स्टेट में प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी बहेगी वो देखना है। तो बस अब हम स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट लगा देंगे। तो हमको पता है कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल है ना, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल बंद कर देता है, मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिल्कुल डिसेंट चालक वायर के टाइप से काम करता है ना, बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल बंद कर देता है, मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिल्कुल जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करता है। या बिल्कुल अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर भूतों के टाइप से गायब हो जाता है। बस बताओ, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, तो स्टेडी स्टेट में तो धारा इससे भी गुजरेगी और इससे भी गुजरेगी। अब बताओ, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर तो भूतों के टाइप से गायब हो गया, तो अब सर्किट में प्रभावी रूप से क्या बचा, बैटरी और ये बहुत सारे प्रतिरोध बचे, बाकी इंडक्टर तो एक चालक वायर के टाइप से बन गया। तो बस अब स्टेडी स्टेट में इधर से भी धारा बहेगी और इस प्रतिरोध से भी बहेगी। तो स्टेडी स्टेट में बैटरी से कितनी धारा बहेगी वो देखना है, तो उसके लिए पहले रास्ते का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। आराम से निकाल सकते हैं ना, तुम आराम से बताओ। स्टेडी स्टेट में तो धारा इससे भी बहेगी और इससे भी बहेगी, तो बताओ ये दोनों समानांतर क्रम में हो गए, है ना। बस ये दोनों समानांतर है ना, ये R और R समानांतर क्रम में हो गए तो इनका परिणामी R/2। अब आराम से बताओ कि इनके परिणामी R/2 के साथ ये R और ये R श्रेणी क्रम में हो गए। तो बताओ, स्टेडी स्टेट में रास्ते का स्टेडी स्टेट में रास्ते का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, इनका तो परिणामी R/2 और उसके साथ ये R और ये R श्रेणी क्रम में हो गए। तो स्टेडी स्टेट में रास्ते का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R/2 प्लस R, मतलब 2.5R, मतलब 5R/2। तो स्टेडी स्टेट में रास्ते का कुल प्रतिरोध इतना हो गया। बस स्टेडी स्टेट में बैटरी से बहने वाली धारा भी निकाल सकते हैं ना। तो स्टेडी स्टेट में बैटरी से बहने वाली धारा कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो रास्ते का नेट ईएमएफ तो ई अपन इस पूरे रास्ते का कुल प्रतिरोध 5R/2। तो स्टेडी स्टेट में बैटरी से कितनी धारा बहेगी, 2E/5R। बताओ, बैटरी से 2E/5R बहेगी तो पूरे सिस्टम में प्रवेश भी उतनी करेगी। अब बताओ, अब इस धारा को बहने के दो समानांतर रास्ते मिल गए, तो धारा बटेगी और प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में, तो इंडक्टर तो चालक वायर बन गया है ना। बस 2E/3R धारा को बहने के दो रास्ते मिल गए तो धारा बटेगी और प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बटेगी, लेकिन इस बार दोनों रास्तों का प्रतिरोध बराबर है तो धारा
आधी आधी बटेगी, तो बताओ 2e/3r में से इधर कितनी जाएगी, सॉरी 2e/5r में से इधर कितनी जाएगी, आधी मतलब e/5r, और इधर से भी आधी मतलब e/5r ही बहेगी। बस इधर से e/5r बहेगी, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से भी कितनी बहेगी, e/5r, दोनों मिला करके 2e/5r बना देंगे और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो बस आराम से बताओ कि स्टेडी स्टेट में बाकी ब्रांचेस में कितनी भी धारा बह रही हो, लेकिन स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से कितनी धारा बहेगी, e/5r। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से इतनी धारा बहेगी, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में चुंबकीय ऊर्जा कितनी संचित होगी, हाफ L इंटू I1 का स्क्वायर। चुंबकीय ऊर्जा कितनी संचित होगी, हाफ L, और इंडक्टर में बहने वाली धारा e/5r का स्क्वायर। तो इजीली इसको कर सकते हो, है ना, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन तुम शीट में कर सकते हो। चलो बच्चों, इसी का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखना, और ये क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है, ठीक है। तो देख लेना पहले क्वेश्चन। तो इसमें हमको दे रखा है कि EMF की बैटरी है, R का प्रतिरोध है। अब इसके साथ एक ब्रांच में तो हमने C का संधारित्र लगा दिया है और R का प्रतिरोध है। संधारित्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि संधारित्र शुरू में अनावेशित है। और उसके समानांतर में दूसरे ब्रांच में हमने L का इंडक्टर और 2R का प्रतिरोध लगा रखा है। शुरू में स्विच ऑफ था ना, लेकिन चलो t=0 पर हम स्विच ऑन करते हैं। बस हमको देखना है कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हमको देखना है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी बहेगी, और स्विच ऑन करने के जस्ट बाद धारा को ब्लॉक करने के लिए इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना होगा वो देखना है। और फिर क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखना, सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। तो स्टेडी स्टेट में हर ब्रांच में धारा और स्टेडी स्टेट में संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में चुंबकीय ऊर्जा कितनी संचित होगी वो देखना है। ये तो क्वेश्चन सुन लिया। अब 3 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर देना और इसको तुम खुद ट्राई करना। चलो, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लेना कि ईएमएफ की बैटरी आर का प्रतिरोध ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना, और संधारित्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि शुरू में संधारित्र अनावेशित है। अभी तक स्विच ऑफ था, लेकिन चलो अब t=0 पर स्विच ऑन किया है। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, मतलब t → 0 पर प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी बहेगी ये पूछा है। तो बस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद पूछा है, तो इसका स्विच ऑन करने के जस्ट बाद पूछा है, तो बस इसका कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस हमको अच्छे से पता है ना, हमको अच्छे पता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर तो धारा को ब्लॉक कर देता है। सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस, हाँ सॉरी। बस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, हमको अच्छे पता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर तो धारा को ब्लॉक कर देता है। मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद जिस ब्रांच पे इंडक्टर है उस ब्रांच पे धारा निश्चित ब्लॉक हो जाएगी। तो तब केवल इस ब्रांच पे इंडक्टर है, इसलिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच पे तो धारा ब्लॉक हो जाएगी। और अब संधारित्र की बात करते हैं। तो हमने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद जो अनावेशित संधारित्र है वो एक डिसेंट चालक वायर के डाई से काम करेगा। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ये जो अनावेशित संधारित्र है चालक वायर के डाई से काम करेगा। तो बस हमने कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो हमको अच्छे बताए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ये जो अनावेशित संधारित्र तो चालक वायर के डाई से काम कर जाएगा, है ना। तो बताओ, इस अनावेशित संधारित्र को हटा करके, इस अनावेशित संधारित्र को हटा करके चालक वायर बना देते हैं, तो बोल सकते हैं कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ये जो अनावेशित संधारित्र है वो तो एक 0 प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, और स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देगा। तो बस
बताओ, केवल इस ब्रांच पे इंडक्टर है, इसलिए स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच पे तो धारा ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन बताओ ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते में कोई इंडक्टर नहीं है, इसलिए इस रास्ते से धारा जरूर बहेगी। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी धारा बहेगी, और कम से कम इस वाले रास्ते से धारा, है ना, इस वाले रास्ते से धारा जरूर बहेगी। और बताओ इस वाले रास्ते से कितनी धारा बहेगी, केवल इस रास्ते का ईएमएफ अपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो इस रास्ते का ईएमएफ ई अपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध आर प्लस आर मतलब 2R। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस वाले रास्ते से इतनी धारा बहेगी। तो बताओ बैटरी से इतनी धारा बहेगी, उसमें से इस ब्रांच में तो धारा बिल्कुल न के बराबर जाएगी क्योंकि यहाँ ब्लॉक है। तो ये सारी की सारी, है ना, बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी E बाय 2R धारा इसी से गुजरेगी और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद प्रत्येक ब्रांच में धारा निकाली। अब हमको डराने के लिए पूछा है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच में धारा को ब्लॉक करने के लिए इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना पड़ेगा वो देखना है। बस कर सकते हैं ना। सबसे पहले इतना बताए कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच में धारा ब्लॉक होगी, धारा 0, तो इस वाले प्रतिरोध का विभवांतर IR भी 0 होगा। इस प्रतिरोध का विभवांतर 0 होगा मतलब ये प्रतिरोध कोई विभवांतर नहीं रोकेगा, मतलब मान सकते हैं कि ये प्रतिरोध बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, इस प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो बस अब आराम से बताओ, बस अब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, सॉरी, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच में धारा को ब्लॉक करने के लिए इंडक्टर को कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना पड़ेगा वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए हम विभवांतर से करेंगे ना। तो तुम आराम से बताओ कि जो इंडक्टर वाली ब्रांच है वो किसके समानांतर में, इसके समानांतर में, तो जो विभवांतर इसके अक्रॉस होगा वही विभवांतर इसके अक्रॉस होगा। पहले इसके अक्रॉस देखते हैं। बताओ इस ब्रांच में संधारित्र तो चालक वायर बन गया है ना, तो इस ब्रांच में प्रभावी रूप से केवल प्रतिरोध है जिसमें E बाय 2R धारा बह रही है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा IR। बताओ I तो कितना है E बाय 2R इंटू इस ब्रांच का प्रतिरोध R, तो सॉल्व करेंगे तो E बाय 2। तो तुम बताओ कि इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 है, उसके समानांतर में ये जो ब्रांच है उसके भी अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 होगा। कह सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 है, तो उसके समानांतर इस ब्रांच के भी अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 होगा, जिसमें ये वाला भाग उच्च विभव है और ये वाला भाग निम्न विभव है। हमको पता है ना इस प्रतिरोध में धारा उच्च से निम्न बहती है, तो ये भाग उच्च और ये भाग निम्न विभव, तो वैसे ही इस ब्रांच के भी अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 होगा, जिसमें ये वाला भाग उच्च और ये वाला भाग निम्न विभव पर। बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इस वाले ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 है, इस विभवांतर के बावजूद भी इस वाली ब्रांच में धारा ब्लॉक हो रही है, तो तब धारा ब्लॉक करने के लिए इस इंडक्टर को भी कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना पड़ेगा, बिल्कुल E बाय 2 के बराबर। तो कह सकते हैं ना कि इसके अक्रॉस विभवांतर E बाय 2 है, इसके बावजूद भी धारा ब्लॉक करनी है, तो तब इंडक्टर को भी कितना अपोजिंग ईएमएफ उत्पन्न करना पड़ेगा, बिल्कुल E बाय 2 के बराबर। ये पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी देख लिया। और अगर बुद्धि नहीं लगे, ठीक, इतना दिमाग नहीं लगे, तो इंडक्टर में अपोजिंग ईएमएफ E बाय, इंडक्टर में अपोजिंग ईएमएफ को ईएमएफ ही मान लेना, और ऐसे किरचॉफ लूप लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन अब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। देखो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, वही सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है, तो स्टेडी स्टेट में प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी बहेगी वो देखना है ना। तो हमको पता है
कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो इंडक्टर धारा को ब्लॉक कर देगा, लेकिन कुछ समय के बाद इंडक्टर से धारा बहने लगेगी और स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर में धारा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बस अब हमको देखना है कि लंबे समय के बाद या स्टेडी स्टेट में धारा कितनी बहेगी वो देखना है। तो बस अब हम स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट लगा देंगे। तो हमको अच्छे है ना, हमको अच्छे पता है कि बताओ स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल बंद कर देता है। हमको पता है कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विरोध करना बिल्कुल बंद कर देता है। मतलब स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है वो बिल्कुल जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, है ना। मतलब अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर भूत के टाइप से गायब हो जाएगा और उसकी जगह वो एक जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, है ना। तो बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट में इंडक्टर तो जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में संधारित्र धारा को ब्लॉक कर देगा। पता है ना, वही स्टेडी स्टेट में इंडक्टर तो जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में जो संधारित्र है वो धारा को ब्लॉक कर देगा। बस स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच पे संधारित्र उसमें धारा ब्लॉक होती है ना, तो बताओ स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट में केवल इस ब्रांच में संधारित्र है, इससे इस ब्रांच में तो धारा ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन बताओ ये वाला रास्ता है, इस रास्ते में कोई संधारित्र नहीं है, इसलिए स्टेडी स्टेट में इस रास्ते से धारा जरूर बहेगी। ये तो कंफर्म बोल सकते हैं इस बार स्टेडी स्टेट में भी धारा बहेगी और कम से कम इस वाले रास्ते से धारा जरूर बहेगी। फिर याद रखना कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो धारा इस रास्ते से बहती थी, लेकिन स्टेडी स्टेट में धारा इस इंडक्टर वाले रास्ते से बहेगी। और कितनी बहेगी? इस रास्ते का ईएमएफ ओपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो इस रास्ते का ईएमएफ ई ओपन केवल इस रास्ते का कुल प्रतिरोध कितना है, ये आर और 2R 3R। तो स्टेडी स्टेट में धारा इंडक्टर के माध्यम से बहेगी और E/3R बहेगी। अब E/3R में से इधर कितनी जाएगी, बिल्कुल 9 के बराबर। तो बताए सारी की सारी E/3R धारा इस इंडक्टर वाले रास्ते से गुजर जाएगी, है ना। सारी की सारी E/3R धारा इस इंडक्टर वाले रास्ते से गुजर जाएगी और सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना। तो बस अब हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट में संधारित्र पर संचित आवेश कितना होगा वो देखना है। ठीक है, मैंने तुमको संधारित्र वाले पार्ट में क्लियरली बताया था कि स्टेडी स्टेट में बच्चे धारा तो निकाल लेते हैं, लेकिन संधारित्र पर आवेश निकालने में अटक जाते हैं। तो फिर मैंने क्लियरली बताया था कि स्टेडी स्टेट में संधारित्र पर ये बताया था कि स्टेडी स्टेट में संधारित्र पर आवेश निकालना है तो एक सेकेंड भी अटकने की जरूरत नहीं, हम किसका यूज करेंगे, विभवांतर का यूज करेंगे, है ना। बस एक सेकेंड भी अटकना मत, विभवांतर का यूज करेंगे। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि ये जो संधारित्र वाली ब्रांच है वो किसके समानांतर में, इसके समानांतर में। तो जो विभवांतर इस ब्रांच के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। तो बस इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर कितना है वो देखना है। तो इस ब्रांच में इंडक्टर तो गायब हो गया है, इस ब्रांच में प्रभावी रूप से केवल प्रतिरोधी है जिसमें धारा E/3R बह रही है और जिसका प्रतिरोध 2R है। तो तब इसके अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, IR। तो I तो कितना है, E/3R इंटू इसका प्रतिरोध 2R। तो इसके अक्रॉस विभवांतर कितना है, 2E/3। बताओ इस ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर 2E/3 है, तो इसके समानांतर इस वाली ब्रांच के भी अक्रॉस विभवांतर 2E/3 होगा। अब बताओ 2E/3 में से बेचारे इसको कितना मिलेगा, बिल्कुल जीरो, है ना। यहाँ तो धारा ब्लॉक है, धारा जीरो तो विभवांतर IR भी जीरो। तो 2E/3R में से इसको तो बिल्कुल जीरो मिलेगा, तो सारा के सारा 2E/3 विभवांतर इस संधारित्र को मिल जाएगा। तो संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर कितना हो जाएगा, 2E/3। बस आराम से बताओ स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस विभवांतर 2E/3, इसकी धारिता C, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q = CV। तो C × 2E/3 मतलब 2C/3 इतना आवेश आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा, 2C/3 इतना आ जाएगा। और पोलरिटी खुद बोल सकते हो, ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के ज्यादा पास है प्लस और ये माइनस। चलो एक और चीज पूछिए कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में चुंबकीय ऊर्जा कितनी संचित हो जाएगी वो देखना है।
बस आराम से बताओ कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से कितनी धारा गुजरी है, E/3R। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में चुंबकीय ऊर्जा कितनी होगी, हाफ Li²। तो कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ L। और I इंडक्टर से गुजरने वाली धारा E/3R का स्क्वायर। ये सारा पार्ट तुम इजीली कर सकते हो। तो ये वाला एग्जांपल मैंने तुमको करने के लिए दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा। ठीक, बाकी मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। ठीक है, अब लास्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इसका एक लास्ट एग्जांपल एक क्लास में नहीं करा पाया था, तो रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज रहा हूँ। और ये टफ एग्जांपल है, इसको अच्छे से ढंग से देख लेना। ठीक है, पहले मैं इसमें भी क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई इंडक्टर है, मतलब कोई सोलेनॉइड है ना वही, कि कोई इंडक्टर है मतलब कोई सोलेनॉइड है। और शुरू में इस सोलेनॉइड के अंदर हवा या निर्वात था, है ना वही। शुरू में सोलेनॉइड के अंदर वाले भाग में हवा या निर्वात था, तो शुरू में इसका इंडक्टेंस L मान लेते हैं। अब R का प्रतिरोध भी लगा दिया है और EMF की बैटरी से भी जोड़ दिया है। और हमको दे रखा है कि लंबे टाइम तक स्विच ऑन रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। तो बस शुरू में स्टेडी स्टेट आ गया है, और हमको अच्छे पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक चालक वायर के डाई से काम करेगा। तो स्टेडी स्टेट में EMF E, रास्ते का प्रतिरोध R। तो स्टेडी स्टेट में धारा कितनी होगी, E/R। ठीक है, हमको पता है कि स्टेडी स्टेट में धारा E/R बिल्कुल कांस्टेंट सेट हो जाएगी। ये तो स्टेडी स्टेट में धारा E/R बिल्कुल कांस्टेंट सेट हो जाएगी। तो हमको दे रखा है कि शुरू में सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, तो धारा E/R जितनी सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं, है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं जिसकी अपेक्षित चुंबकीयशीलता μR है ना वही। और इसकी लंबाई भी बिल्कुल सोलेनॉइड की लंबाई के बराबर है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल भी सोलेनॉइड के बराबर है, ताकि ये छड़ सोलेनॉइड में बिल्कुल फिट बैठे। है, तो हम क्या करते हैं कि कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं जिसकी अपेक्षित चुंबकीयशीलता μR है, और इस छड़ को एक झटके में सोलेनॉइड के अंदर भर देते हैं। है तो वही कि कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं जिसकी अपेक्षित चुंबकीयशीलता μR है, और इस लोह चुंबकीय छड़ को अचानक में इस इंडक्टर के अंदर भर देते हैं। और पता है कि इंडक्टर के अंदर लोह चुंबकीय छड़ भर देंगे तो इसका इंडक्टेंस L से बढ़ करके कितना हो जाएगा, μR इंटू L। इंडक्टेंस μR गुना हो जाएगा। तो इस छड़ को अचानक में इस इंडक्टर के अंदर भर देते हैं। तो हमको देखना है कि छड़ को भरने के जस्ट बाद इस सर्किट में बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना है। और उसके बाद हमको पूरे नाटक में धारा का समय के साथ ग्राफ किस टाइप का होगा वो देखना है। तो क्वेश्चन मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, केयरफुल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है कोई इंडक्टर है, मतलब कोई सोलेनॉइड है। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड है, और शुरू में इस इंडक्टर या सोलेनॉइड के अंदर हवाएं निर्वात था, और शुरू में इसका इंडक्टेंस L मान लेते हैं। ठीक है, R का प्रतिरोध भी लगा दिया है, EMF की बैटरी से भी जोड़ा है, और लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। लंबे टाइम तक जोड़ा रखा है मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। तो हम सभी को बताएं कि स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है वो बिल्कुल जीरो प्रतिरोध के चालक वायर के टाइप से काम करेगा। तो स्टेडी स्टेट में रास्ते का EMF E, रास्ते का प्रतिरोध केवल R बचेगा। तो स्टेडी स्टेट में बहने वाली धारा कितनी होगी, E/R। और एक ग्राफ भी बना दिया है ना, क्योंकि धारा बढ़ेगी, है ना, हमको पता है इसमें धारा बढ़ेगी, और स्टेडी स्टेट में बहने वाली धारा E/R हो जाएगी और स्टेडी हो जाएगी। तो यहाँ तक हम कई बार पढ़ चुके हैं कि स्टेडी स्टेट में बहने वाली धारा E/R हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमको दे रखा है कि स्टेडी स्टेट आ गया है, तो इसमें धारा E/R हो जाएगी और बिल्कुल स्टेडी या कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ तक तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन देखो अब हम ऐसा करते हैं, है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं, है ना, वही μR अपेक्षित चुंबकीयशीलता की कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं, और इस लोह चुंबकीय छड़ को अचानक में इस इंडक्टर के अंदर भर देते हैं। फिर वही
कि कोई लोह चुंबकीय छड़ लेते हैं और इस लोह चुंबकीय छड़ को अचानक में इंडक्टर के अंदर भर देते हैं। ये तुमको अच्छे पता है कि इंडक्टर के अंदर लोह चुंबकीय छड़ भर देंगे तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। बताओ, म्यू जो है वो म्यू आर गुना हो जाएगा, तो इसका इंडक्टेंस भी म्यू आर गुना हो जाएगा। मतलब पहले इंडक्टेंस एल था, तब कितना हो जाएगा, म्यू आर इंटू एल। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये अचानक में अगर छड़ भर देंगे तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। तो इसका इंडक्टेंस भी एक झटके में म्यू आर गुना हो जाएगा। मतलब पहले इसका इंडक्टेंस एल था, तो एक झटके में इसका इंडक्टेंस म्यू आर इंटू एल हो जाएगा। मतलब छड़ भरने के कारण इसका इंडक्टेंस एक झटके में म्यू आर गुना हो जाएगा। बस हमको देखना है कि छड़ भरने के कारण इंडक्टेंस म्यू आर गुना हो जाएगा, तो अचानक में धारा कितना गुना हो जाएगी वो देखना है ना। वही इंडक्टेंस म्यू आर गुना, तो अचानक में धारा कितना गुना हो जाएगी वो देखते हैं। बस अब हम इसका कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, तुम सोच करके बताओ, तुम सोच के बताओ कि इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे उसमें कम से कम इंडक्टेंस तो चेंज नहीं होता था, है ना। वही ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे उसमें कम से कम इंडक्टेंस चेंज नहीं होता था। और इंडक्टेंस चेंज नहीं होता था इसलिए जो इंडक्टर होता था वो धारा परिवर्तन का विरोध करता था। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साक्षात इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना कि अब इस बार इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है, इसलिए इस बार जो इंडक्टर है वो धारा परिवर्तन का विरोध नहीं, इस बार इंडक्टर बेसिकली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। तो तुम खुद बताओ कि जब इंडक्टर वाला पार्ट मैंने बताया था, है ना, जब इंडक्टर वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने यही बोला था, इंडक्टर वाले पार्ट में मैंने यही बोला था कि इंडक्टर बेसिकली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, धारा तो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम, इस बार इंडक्टेंस ही चेंज हो रहा था, इस बार धारा नहीं। ठीक, धारा का भी बाप फ्लक्स को हम देखेंगे, ठीक था। तो ये ध्यान रखना, ये तो हमको अच्छे पता है, इस बार इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा था, इस बार धारा की जगह और बेसिक चीज फ्लक्स देखेंगे तो हमको पता है कि इंडक्टर बेसिकली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, धारा तो सेकेंडरी है ना। तो बस अब धारा की जगह हम फ्लक्स को देखेंगे। बस अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि क्या हो गया, ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ, इंडक्टर बेसिकली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, धारा तो सेकेंड ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि बताओ, इस बार इंडक्टर बेसिकली फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, और बताओ इंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, इसलिए इस बार इंडक्टर में फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा। मतलब छड़ भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स समान रहेगा, धारा नहीं, फ्लक्स समान रहेगा, ठीक है। तो ये खतरनाक चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मैं पहले ही बताई थी, बाकी आगे याद रखना। इस बार इंडक्टेंस ही चेंज हो रहा है, इसलिए इस बार धारा की जगह और बेसिक चीज फ्लक्स को देखेंगे। तो ध्यान रखना कि इस बार इंडक्टर धारा नहीं, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। तो बस हम लिख सकते हैं कि इस बार इंडक्टर फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, इसलिए इस बार इंडक्टर से फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा, है ना। इस बार इंडक्टर से फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा। मतलब छड़ भरने के जस्ट पहले जितना फ्लक्स था, छड़ भरने के जस्ट बाद भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। मतलब इस बार छड़ भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा कांस्टेंट नहीं रहेगी, इस बार फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। बस अब ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आगे कंपैरेटिवली याद रखना। तो अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें कम से कम इंडक्टेंस कांस्टेंट होता था, और ध्यान रखना कि इंडक्टेंस कांस्टेंट होता था, इसलिए जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स सेम तो धारा भी सेम रहती थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो इस बार जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा सेम नहीं रहेगी, फ्लक्स सेम रहेगा, ठीक है। ठीक, तो देखो, अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो तुम आराम से बताओ, है ना। एक तो इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं तो तुम सॉरी तुम आराम से बताओ कि किसी भी इंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स बेसिकली एल इंटू आई होता है। बताओ, ये बताओ, इस बार छड़ भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा मतलब एल इंटू आई का गुणनफल भी कांस्टेंट रहेगा। क्या बोला सुना, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इंडक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, एल इंटू आई ना। बताओ, इस बार
छड़ भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। बताओ फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा मतलब Li का गुणनफल भी कांस्टेंट रहेगा, तो लिख सकते हैं कि जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो L इंटू आई का गुणनफल भी कांस्टेंट रहेगा। तो L को उधर ट्रांसफर करते हैं। तुम बताओ कि L को उधर ट्रांसफर करोगे तो I इक्वल टू कांस्टेंट ओपन L, और बताओ I इक्वल टू कांस्टेंट ओपन L मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L, मतलब इस बार धारा इंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये तो करने का फास्ट तरीका यही है। इस फ्लक्स L इंटू आई होता है ना, तो छड़ भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो L इंटू आई का गुणनफल भी कांस्टेंट रहेगा। L को उधर ट्रांसफर करेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L, आई प्रोपोर्शनल 1 बाय L मतलब इस बार जो धारा है वो इंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि छड़ भरने के कारण इसका इंडक्टेंस म्यू आर गुना हो गया है ना, बोल सकते हैं कि बताओ छड़ भरने के कारण इसका इंडक्टेंस म्यू आर गुना हो गया है, तो उसे लिख सकते हैं कि छड़ भरने के कारण इसका इंडक्टेंस म्यू आर गुना हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से जो धारा है वो 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी, है ना। तो कह सकते हैं कि छड़ भरने का इंडक्टेंस म्यू आर गुना हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से धारा 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी। मतलब ये मतलब छड़ भरने के जस्ट पहले धारा, मैं लिख देता हूँ, छड़ भरने के जस्ट पहले धारा E बाय आर थी, तो छड़ भरने के जस्ट बाद धारा कितनी हो जाएगी E बाय आर ओपन 1 बाय म्यू आर, इतना हो जाएगी। इस टाइप से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से किताबी शब्दों में लिख देते हैं, ठीक है। यही करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन एक बार गधों टाइप से किताबी शब्दों में लिख देता हूँ, बस हमको अच्छे पता है कि इस बार इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है, इसलिए जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा समान नहीं रहेगी, फ्लक्स समान रहेगा। बस हम कह सकते हैं कि छड़ को भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स समान रहेगा, मतलब छड़ को भरने के जस्ट पहले जितना फ्लक्स है, छड़ को भरने के जस्ट बाद भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। पहले प्रारंभिक फ्लक्स, तो प्रारंभिक फ्लक्स L इंटू आई, है ना। तो बताओ प्रारंभ में इंडक्टेंस L और धारा कितनी थी E बाय आर, बराबर छड़ भरने के जस्ट बाद फ्लक्स भी कितना होगा L फाइनल इंटू आई फाइनल, तो छड़ भरने के जस्ट बाद इसका इंडक्टेंस कितना हो गया है म्यू आर इंटू एल इंटू आई फाइनल निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई फाइनल वही आएगा, कितना आएगा वही E बाय आर ओपन म्यू आर वही आएगा, ठीक है। लेकिन मेरी ख्याल से मूर्खों टाइप से कचरा करने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान रख कि आगे मूर्खों टाइप से इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट करेंगे कि बता ये जो ऐसा, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे इंडक्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो इस बार जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा नहीं फ्लक्स समान रहेगा, तो छड़ को भरने के जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स समान रहेगा, तो L इंटू आई का गुणनफल भी समान रहेगा। L को उधर ट्रांसफर करेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L, मतलब इस बार धारा इंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बस छड़, ये बता छड़ भरेंगे तो उसके कारण इंडक्टेंस म्यू आर गुना, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से धारा एक झटके में 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी। जस्ट पहले धारा E बाय आर थी, तो जस्ट बाद धारा E बाय आर अपन म्यू आर इतनी हो जाएगी। तो ये हमने सारा देख लिया। अब चलो, अब हमको ग्राफ पूछ रहा है, मतलब हमको पूछ रहा है कि इस पूरे नाटक में धारा का समय के साथ ग्राफ किस टाइप का होगा वो देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, तुम बताओ कि बैटरी प्रतिरोध और इंडक्टर था ना, शुरू में तो धारा 0 थी, फिर बताओ स्विच ऑन करेंगे तो धारा बढ़ेगी, है ना, तुमको पता है ये एलआर चार्जिंग सर्किट है। तो स्विच ऑन करेंगे तो धारा बढ़ेगी, और स्टेडी स्टेट पर धारा स्टेडी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी ई बाय आर। ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि एलआर चार्जिंग सर्किट में धारा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और, है ना, और स्टेडी स्टेट पे धारा स्टेडी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी ई बाय आर। तो स्टेडी स्टेट पे धारा स्टेडी हो जाएगी और ई बाय आर हो जाएगी, ठीक है। अब वही धारा ई बाय आर हो गई, ये तो देख लिया। अब वही की अब इंडक्टर में अचानक में लोह चुंबकीय छड़ भरी है, तो अब हम मुंह जुबानी बोल सकते हैं कि है ना, अब इस इंडक्टर में अचानक में लोह चुंबकीय छड़ भरी है, तो तब छड़ भर देंगे तो उसके कारण इसका इंडक्टेंस एक झटके में म्यू आर गुना हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से धारा एक झटके में 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी, मतलब एक झटके में धारा घट जाएगी और 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी,
मतलब पहले धारा ई बाय आर थी, तो अब धारा एक झटके में घट करके 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी, मतलब ई बाय आर ओपन म्यू आर उतना हो जाएगी। ये भी शायद क्लियर होगा कि क्षण भरेंगे तो एक झटके में इंडक्टेंस म्यू आर गुना, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से धारा एक झटके में 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी। लेकिन बताओ क्या धारा परमानेंटली उतनी की उतनी रहेगी क्या? नहीं, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद तो धारा इतनी रहेगी, लेकिन धारा परमानेंटली उतनी की उतनी नहीं रहेगी। अब बताओ, अब वापस ये बैटरी जुड़ी हुई है ना? बताओ, ये भी इससे भी अभी बैटरी जुड़ी हुई है, ये धारा अचानक में घट गई थी, लेकिन ये बैटरी कोई मर थोड़ी गई है। अब बताओ, इस बैटरी के कारण धारा वापस बढ़ेगी, बैटरी जिंदा है ना, ध्यान रखना कि इस बैटरी के कारण धारा वापस बढ़ेगी, है ना? वही हम बोल सकते हैं कि बैटरी के कारण धारा वापस बढ़ेगी, और जो वापस स्टेडी स्टेट आएगा तो वापस धारा ई बाय आर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि क्षण भरने के जस्ट बाद तो धारा एक झटके में घट जाएगी, लेकिन उतनी थोड़ी रहेगी, ये बैटरी भी तो भी जिंदा है, तो तब बैटरी वापस ऊर्जा सप्लाई करेगी, तो उसके कारण धारा वापस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, और जब वापस अगला स्टेडी स्टेट आएगा तो वापस धारा ई बाय आर हो जाएगी। बोल सकते हैं ना कि जब वापस अगला स्टेडी स्टेट आएगा तो वापस इंडक्टर एक चालक वायर के टाइप से काम करेगा, तो ईएमएफ ई प्रतिरोध आर तो धारा ई बाय आर। बस इस पूरी कहानी में धारा का ग्राफ ऐसा होगा। तो बोल सकते हैं कि शुरू में धारा बढ़ेगी, स्टेडी स्टेट पे धारा ई बाय आर स्टेडी हो जाएगी, अब अचानक में क्षण भर दिए तो उसके कारण धारा एक झटके में 1 बाय म्यू आर गुना हो जाएगी, लेकिन परमानेंटली उतनी की उतनी नहीं रहेगी। अब बैटरी है तो बैटरी वापस इसको ऊर्जा देगी, तो उसके कारण धारा वापस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, और जब अगला स्टेडी स्टेट आएगा तो धारा वापस ई बाय आर। ये पूरा ग्राफ इस टाइप का हो गया। ये तो क्वेश्चन टफ था, लेकिन कर लिया, तो इसमें सबक सीखना कि अधिकांश मतलब 99% क्वेश्चन में इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, तो जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा समान रहती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इंडक्टेंस भी चेंज हो गया तो अब जस्ट पहले और जस्ट बाद धारा समान नहीं रहेगी, अब साक्षात फ्लक्स समान रहेगा। ये तो बस यहीं तक मुझे बताना था। ये तो ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भेज रहा हूँ, मतलब अच्छे से समझ करके, ये अच्छे से समझ करके इसको कॉपी में नोट कर लेना। अगली क्लास में मैं इसके आगे से स्टार्ट करूंगा। और देखो, अब तुम, ठीक है ना, अब तुम ईएमआई के सेक्शन में इंडक्टर वाले क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।